हेलो एवरीवन। आज हम बहुत दिनों बाद आपसे रूबरू हो रहे हैं क्योंकि हमने जो लास्ट क्लास ली थी शेखावटी मिशन 100 की जो बुकलेट स्टार्ट की थी, वो बुकलेट आप सबके पास है। उसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, आप उनकी प्रैक्टिस कीजिए। तो हमने हमने क्या मैंने ये सोचा है कि मैं आपको बहुत रैपिड रिवीजन करवाऊँ, है ना? क्योंकि टाइम कम है और कम टाइम में अगर हमें अच्छा रिस्पॉन्स चाहिए, हमें 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स लेने हैं। क्योंकि जो 56 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम पेपर होगा, उसमें आपको 56 मार्क्स चाहिए, है ना? उस 56 मार्क्स के लिए आपको मेहनत पूरी करनी पड़ेगी। मेरा काम है आपको हर एक कॉन्सेप्ट को रिवाइज़ करवाना। थोड़ा रैपिड रिवीजन करेंगे, मतलब थोड़ा फास्ट रिवीजन करेंगे, है ना? तो आज से हम यूनिट नंबर फर्स्ट है, हमारे बायोलॉजी में 12th क्लास वाली बुक में 5 यूनिट है, जिसमें से आज हम फर्स्ट यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसे हम 1 घंटा, डेढ़ घंटा जितने भी टाइम में हो पूरी करने की कोशिश करेंगे। ठीक है? थोड़ी आवाज़ गूंज रही होगी, सराउंडिंग होगी, थोड़ा एडजस्ट कर लेना। ओके? तो करें स्टार्ट? चलो भाई, हमारा फर्स्ट चैप्टर का नाम है, लेसन नंबर जो एक है हमारा, लेसन नंबर एक, उसका नाम क्या है? पुष्पीय पादपों में लैंगिक जनन, है ना? रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट चैप्टर का नाम है। आप इस डायग्राम को बड़े गौर से देख रहे होंगे, आपको डायग्राम में समझ आएगा कि ये डायग्राम किस चीज़ का है। ये एक पुष्प का डायग्राम है, एक प्रारूपिक एंजियोस्पर्म जो फ्लावर होता है वैसा डायग्राम है। आपको इसके ना हर एक चीज़ का नाम अच्छे से लेबलिंग आनी चाहिए, क्योंकि आपका ये डायग्राम आ सकता है एग्जाम में, है ना? तो देखो इसमें क्या लिखा है, तो नीचे ये डंडी दिख रही है आपको, ये जो आपको डंडी दिख रही है इसे क्या बोलते हैं? हम पुष्पवृंत बोलते हैं, जो इसमें बताया नहीं गया है। क्या बोलते हैं इसे? पुष्पवृंत, या इसे पेडिसल बोलते हैं। कई लोग इसे पेडिकल भी बोल देते हैं, पेडिसल बोल देते हैं, ठीक है? और आपको पता है एक पुष्प के अंदर क्या क्या होता है? एक पुष्प के अंदर 4 चक्र होते हैं, बाह्य पुंज, दलपुंज और पुमंग और जयंग। ये जो आपको दिख रहा है ना बाह्य पुंज, ये बाह्य पुंज, इसे अपने कैलिक्स कहते हैं। और ये जो दिख रहा है दलपुंज, इसे बोलते हैं हम कोरोला, ठीक है? अब जो बाह्य दलपुंज होता है वो सबसे पुष्प का बाहरी चक्र होता है और ग्रीन कलर का होता है। आपको भी पता है जब पुष्प कलिका अवस्था में होता है तो ये पुष्प की रक्षा करता है ना? पुष्प का सबसे बाहरी चक्र, और ये पुष्प में हरे रंग का होता है लगभग, और ये पुष्प की कलिका अवस्था में रक्षा करता है। और जो दलपुंज होता है, मैं इस दलपुंज की बात कर रहा हूँ, इसे अपने कोरोला बोलते हैं। इसकी एक यूनिट को हम क्या बोलते हैं? पेटल्स बोलते हैं। और बाह्य दलपुंज की एक यूनिट को हम सेपल बोलते हैं। जैसे बात करें दलपुंज, दलपुंज लगभग सभी फ्लावर्स में रंगीन होते हैं। रंगीन का मतलब कोई भी कलर हो सकता है ना? आप रंगीन पंखुड़ियाँ देखते हो, वो दलपुंज होता है, ठीक है? और ये क्या करता है, रंगीन होने की वजह, ये कीटों को अपनी ओर क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, आकर्षित करता है, ताकि परागण में क्या हो? हेल्प हो। तो ये जो दो चक्कर बताए मैंने अभी, बाह्य दलपुंज और दलपुंज, दोनों ही कैसे होते हैं? सहायक चक्र होते हैं। कैसे होते हैं? सहायक चक्र होते हैं। यानी इनका यानी इनका जनन से कोई संबंध नहीं होता। इनका जनन से क्या नहीं होता? कोई संबंध नहीं होता है, ठीक है ना? आपको ये पता होना चाहिए। और जो अपने बीच में ये पुमंग और जयांग है, ठीक है ना? ये पुंकेसर तो इसकी एक यूनिट है। असल में नर जनांग का नाम क्या होता है? पुमंग, एंड्रोईशियम होता है। और जो माता जनांग होता है उसे हम क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं। इसकी यूनिट होती है स्त्री केसर, ठीक है ना? आपको भी अच्छे से पता है। नर जनांग का नाम पुमंग है, जिसे अपने एंड्रोशियम बोलते हैं, ए से डिनोट करते हैं। और जो मादा जनांग होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं? जयांग बोलते हैं, जिसे गाइनोशियम, जी से डिनोट करते हैं। इसकी एक यूनिट का नाम है स्त्री केसर, ठीक है ना? जिसे हम पिस्टल बोल देते हैं, और पुंकेसर को अपने क्या बोल देते हैं? अपने स्टेमन बोल देते हैं, ठीक है? अब पुंकेसर के दो पार्ट हैं, आपको दिख रहा होगा ये परागकोश जो ऊपर दिख रहा है, इसके अंदर परागकण भरे हुए हैं, और एक डंठल तंतु जिसे बोलते हैं अपने पूतंतु बोलते हैं, ठीक है ना? पूतंतु को अपने फिलामेंट बोलते हैं, परागकोश को एंथर बोलते हैं, ठीक है? और जो जयांग है इसके तीन भाग होते हैं। जयांग के जो एक यूनिट है स्त्री के, इसके तीन पार्ट होते हैं। एक सबसे ऊपर वर्तिकाग्र, फिर वृत्तिका और फिर अंडाशय। अब हम इसकी थ्योरी पढ़ेंगे तब हमें और अच्छे से समझ आएगा, ठीक है? आगे देखो, पुष्प की संरचना। आवर्तबीजी पौधों का एक विशिष्ट लक्षण उसमें पुष्पों का उत्पन्न होना है। यानी पुष्प का बनना ही आवर्तबीजी का सबसे मुख्य लक्षण होता है। एक पुष्प में क्या होते हैं? 4 चक्र मिलते हैं। बाह्य दलपुंज जिसे हम कैलिक्स कहते हैं, जिसे अपने सी से डिनोट करते हैं। दलपुंज जिसे अपने कोरोला बोलते हैं, जिसे अपने के से डिनोट करते हैं। पुमंग जिसे अपने एंड्रोइशियम कहते हैं, उसे हम ए से डिनोट करते हैं। और जयांग जिसे अपने गाइनोशियम कहते हैं, उसे अपने जी से डिनोट करते हैं। आपको जो बाह्यदल पुंज है कैलिक्स, इसकी यूनिट पता होना चाहिए। इसकी एक यूनिट को हम बोलते हैं बाह्यदल हिंदी में, और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? सेपल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सेपल।
इंग्लिश में तो आपको पता है सेपल बोलते हैं और हिंदी में बाह्यदल बोलते हैं। और जो दलपुंज होता है इसकी एक यूनिट का नाम क्या होता है? दल बोलते हैं। और इंग्लिश में क्या बोलते हैं? पेटल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पेटल। ठीक है। पुमंग, पुमंग जिसे हमने एंड्रोशियम बोलते हैं और एक पुंकेसर इसकी एक यूनिट होती है जिसे अपने स्टेमन बोलते हैं। और जायांग जो होता है गाइनोशियम, इसकी एक यूनिट को हम स्त्री केसर या पिस्टल बोल देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे लिखा है कि बाह्य दलपुंज और दलपुंज सहायक चक्र होते हैं, जबकि पुमंग और जयांग आवश्यक चक्र होते हैं, है ना। कुछ तो एसेसरी होते हैं और कुछ एसेंशियल होते हैं, यानी कुछ सहायक होते हैं जिनका जनन से कोई संबंध नहीं होता, और जिनका जनन से डायरेक्ट संबंध होता है उसे अपने पुमंग और जयांग कहते हैं। क्योंकि पुंकेसर यानी पुमंग और जयांग प्रत्यक्ष रूप से लैंगिक जनन में सहायक होते हैं, इसलिए इन्हें आवश्यक चक्र कहते हैं। यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। आपको कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर देना, मैं आपको जवाब जरूर दूंगा। ठीक है, अब हम पहले यूनिट पढ़ते हैं बाह्य दलपुंज। ठीक है, इसका नाम क्या है? कैलिक्स। यह पुष्प का प्रथम चक्र होता है जो अधिकांशतः हरे रंग का होता है। ठीक है, बाह्य दलपुंज अनेक बाह्य दलों यानी सेपल्स जो उसकी एक यूनिट है से मिलकर बना होता है। ठीक है, तो बाह्य दलपुंज की वो एक और काम जो उसमें नहीं बताया गया, वो एक और काम क्या होता है? कलिका अवस्था में पुष्प की रक्षा करना। अब नंबर 2 पे लिखा दलपुंज करोला। यह पुष्प का दूसरा चक्कर है जो अनेक दलों यानी पेटल से मिलकर बना होता है। इसका महत्वपूर्ण कार्य परागण में कीटों को अपनी तरफ क्या करना है? आकर्षित करना होता है। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आगे लिखा है पुमंग, जैसे अपने क्या बोलते हैं? एंड्रोईशियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंड्रोईशियम। ये पुमंग पुष्प का तीसरा चक्कर है। यह एक या एक से अधिक पुंकेसरों यानी स्टेमन से मिलकर बना होता है। पुमंग पुष्प का क्या होता है? नर जननांग या नर भाग होता है। देखो जैसे हमने पढ़ा था ना, सबकी यूनिट आपको आनी चाहिए कि जैसे एक कमरे में 100 मेज है तो एक मेज को हम क्या कह सकते हैं, वैसे ही पूरे पुमंग में एक यूनिट को हम क्या कह सकते हैं? पुंकेसर कह सकते हैं। ठीक है ना, जैसे कि स्टेमन। एक पुंकेसर में दो भाग होते हैं, एक परागकोश जिसे अपने क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंथर बोलते हैं। और एक होता है पूतंतु, से अपने फिलामेंट बोलते हैं। ठीक है, अगला आता है जयांग। यह पुष्प का चौथा व आखिरी चक्र है, यानी सबसे अंदर की तरफ यही है। यह पुष्प का मादा भाग है या मादा जननांग है। जयांग एक या एक से अधिक स्त्री केसरों से मिलकर बना होता है, इसे अपने कार्पल बोलते हैं, पिस्टल बोल देते हैं। ठीक है, अब इसके भी कितने भाग होते हैं? 3 भाग होते हैं। एक तो होता है व्रतिकाग्र, इसे अपने स्टिग्मा बोलते हैं, एक व्रतिका, एक अंडाशय। अगर इस डायग्राम को हम लेबल करके थोड़ा सा देखें तो ये जो भाग ऊपर दिख रहा है आपको स्टिग्मा है, ये जो ट्यूब दिख रही है जो अंडाशय और वर्तिकाग्र को जोड़ती है उसे अपने वर्तिका स्टाइल बोलते हैं। और एक होता है अंडाशय। आपको ये सब चीज़ अच्छे से आने चाहिए, डायग्राम आने चाहिए। आपको अगर बायोलॉजी में 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स को लेना है तो आपको हर कॉन्सेप्ट को क्लियर करना होगा, है ना। पेपर बोर्ड का बहुत ईजी आता है, हमने क्लास में प्रैक्टिस बहुत अच्छी की है। हमने एक डायग्राम को, हर एक डायग्राम को बोर्ड पे बनाया है और आपको आता भी है। आपका काम है रिवीजन अच्छे से करना। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम। पुष्पी पौधों, पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। अगला टॉपिक क्या है हमारा? पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। ठीक है, आवर्त बीजी पौधों में पुष्प उसका एक लैंगिक अंग होता है ना। मान लो एक प्लांट है, आपसे पूछे इस प्लांट का सेक्सुअल ऑर्गन कौन सा है, तो आपको पुष्प का नाम लेना है। अगर पुष्प की बात करें तो एक पुष्प के अंदर क्या लैंगिक भाग है और क्या कायिक भाग है, क्या सेक्सुअल पार्ट है और क्या वेजिटेटिव पार्ट है। तो आपको बताना है कि पुमंग और जयांग लैंगिक पार्ट है और जो बचा हुआ है पुष्पासन, बाह्य दलपुंज, दलपुंज और सभी पार्ट जो बच गए वो सभी कैसे होते हैं? उसके कायिक भाग होते हैं पुष्प के। और पादप में सिर्फ पुष्प ही लैंगिक भाग है, बाकी सब क्या है? कायिक भाग होते हैं। ठीक है, पुष्प में नर जननांगों के रूप में पुंकेसर, मादा जननांगों के रूप में स्त्री केसर का निर्माण होता है, हमने पढ़ा था अभी। पुंकेसर व जयांग के अंदर अर्धसूत्री विभाजन के फलस्वरूप यानी मियोसिस के फलस्वरूप क्या बनते हैं हमारे? परागकण जो एक नर युग्मक है, एक महाबीजाणु, महाबीजाणु को हम गुरु बीजाणु या मेगास्पोर भी बोल सकते हैं, इसका निर्माण होता है। परागकण से नर युग्मकोद्भिद यानी मेल गैमेटोफाइट एवं गुरु बीजाणु या महाबीजाणु से मादा युग्मकोद्भिद का निर्माण होता है। ठीक है, आगे देखो, आगे लिखा है कि नर युग्मकोद्भिद से नर युग्मक यानी परागकण व मादा युग्मकोद्भिद से अंड कोशिका बनती है, हमें अच्छे से पता है। नर युग्मक व अंड कोशिका के सयुग्मन, सयुग्मन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? अपने सिनगैमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिनगैमी से युग्मनज यानी जाइगोट बनता है। निषेचन के बाद युग्मनज युक्त बीजांड को हम क्या कहते हैं? बीजांड को बीज कहते हैं।
ठीक है ना। निषेचन हो गया यानी कि एक अंड कोशिका और एक मेल गैमेट, दोनों का जब फ्यूजन होता है तब क्या बनता है हमारा युग्मनज जाइगोट, जिसे हम क्या कहते हैं 2n। गैमेट हमेशा कैसे होते हैं, नर युग्मक भी n और अंड कोशिका भी n। जब ये आपस में जुड़ेगी तब जाके क्या बनता है, जाइगोट युग्मनज का निर्माण होता है। इस प्रक्रिया को हम सिनगैमी कहते हैं। आगे हम डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ेंगे, त्रिक संलयन पढ़ेंगे, तब हम आपको और अच्छे से बताएंगे। ठीक है। इसमें लिखा है कि निषेचन के पश्चात युग्मनज युक्त बीजांड को हम क्या कहते हैं, बीज कहते हैं। बीज के अंकुरण से नए पौधे का निर्माण होता है। ठीक है। ये जो नोट्स बनाए हुए हैं बिल्कुल हैंडमेड है, यानी इसको एप्लीकेशन के माध्यम से हमने इस फॉर्मेट में बनाए हैं। ये बिल्कुल मेरे हाथ से बनाए हुए नोट्स हैं, बट इस नोट्स में कुछ कॉन्सेप्ट अभी भी मिस हो रहे हैं, क्योंकि ये नोट्स मैंने लास्ट ईयर बनाए थे। कुछ कॉन्सेप्ट इसमें एक्स्ट्रा भी हैं, कुछ कॉन्सेप्ट एक हल्के फुल्के चेंज भी है। मेरी छोटी सी एडवाइस है, आप इनको एग्जाम से पहले एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, जितनी बार देख सकते हो देख लेना। बाकी आपके पास शेखावटी की बुकलेट है, अपनी क्लास के नोट्स है और एनसीईआरटी की बुक है। एग्जाम से पहले 5-6 दिन छुट्टी है, तो कम से कम इन नोट्स को, शेखावटी मिशन 100 की बुकलेट को और अपनी एनसीईआरटी की बुक को और नोट्स को, चार चीज़ों को अगर अच्छे से पढ़ के जाओगे तो आपका एक सिंगल क्वेश्चन भी रॉन्ग नहीं होने वाला। मैं हर चैप्टर में क्या इंपॉर्टेंट है, क्या आप छोड़ सकते हो, ये सब कुछ आपको बताते हुए चलूंगा मैं। ठीक है। आगे क्या लिखा हुआ है, ये सभी घटनाएं जो अभी हमने पढ़ी थी, ये सभी घटनाएं क्रमिक रूप से 3 अवस्थाओं में पूर्ण होती है। नंबर 1, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन। यानी एक तो निषेचन से पहले होने वाली घटनाएं, एक निषेचन के समय होने वाली घटनाएं, एक निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं। ठीक है। अब हम स्टार्ट करते हैं निषेचन से पूर्व होने वाली घटनाओं में। पहले पुमंग को पढ़ते हैं। किसको पढ़ते हैं हम, पुमंग, जिसे अपने एंड्रोइशियम कहते हैं। पुमंग पुष्प का क्या होता है, एक नर जन्नांग होता है। पुमंग की इकाई को हम पुंकेसर कहते हैं, लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। आपको ऐसे ये जो वर्ड है वो आना ही चाहिए। अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमसे पूछ सकता है कि पुंकेसर को क्या कहते हैं, लघु बीजाणुपर्ण कहते हैं। स्टेमन को क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरोफिल कहते हैं। मैं आपको क्लास से कहता हूँ जितनी हो सके उतना इंग्लिश को क्या दो, तवज्जो दो, क्योंकि आपको वहाँ पे कुछ कॉन्सेप्ट में, कुछ प्रश्न में हिंदी में ऐसे वर्ड मिलेंगे जो आपने कभी सुना नहीं होगा, पर जब आप उसकी इंग्लिश लिखोगे तब आपको लगेगा कि हाँ ये मैंने सुना भी है, पढ़ा भी है, सर ने बताया भी है। तो आपका काम क्या है, इंग्लिश को भी साथ साथ में लेके हुए चलो ताकि हमारे कॉन्सेप्ट और ईजी हो जाए। ठीक है। आवर्तबीजी पुष्पों का परागकोश 2 पालियों वाला होता है। यानी कि अगर हम बात करें जो परागकोश होता है उसमें कैसा दिखती है, हमें 2 पालियां दिखती है ऐसे। ठीक है ना। ये एक पाली और ये 2 पाली। ठीक है। अतः आवर्तबीजी परागकोश द्विपालीवत संरचना है, बाइलोब्ड है। प्रत्येक परागकोश पाली में 2 प्रकोष्ठ होते हैं। यानी एक पाली तो ये है, इस पाली का भी एक कोष्ठक हो गया, और ये दूसरी पाली, इसका भी एक कोष्ठक हो गया। यानी 1 2 3 4, 4 कोष्ठक हो गए। ठीक है ना, बात समझ आ रही है। एक परागकोश में 2 पाली और एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक। इन्हें परागपुट या लघु बीजाणुधानी कहते हैं। एक लघु बीजाणुधानी, 2 लघु बीजाणुधानी, 3 एंड 4। एक परागकोश में क्या होती है, 4 परागधानियां होती है, इसलिए इसे हम क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रा मतलब 4 और चतुष्क बीजाणुधानी, स्पोरेंजिएट। ऐसे वर्ड आपको अच्छे से आने चाहिए भी। क्यों कहते हैं आपको पता है ना। एक परागकोश के अंदर क्या होती है, 2 पराग पालियां होती है। एक पाली के अंदर क्या होते हैं, 2 कोष्ठक। तो 2 पालियों के अंदर 4 कोष्ठक हो गए। ठीक है। लघु बीजाणुधानियों के अंदर पराग कणों या लघु बीजाणुओं का क्या होता है, निर्माण होता है। परागकोश की संरचना पढ़ते हैं अब हम। परागकोश की संरचना में बात करें तो एक परागकोश कैसा है, द्विपालीवत है, बाइलोब्ड है। प्रत्येक में 2 कोष्ठक होते हैं। पूर्ण परागकोश एक चतुष्कोणीय रचना होती है, 4 कोने होते हैं। इसके चारों कोनों पर एक लघु बीजाणुधानी क्या होती है, एक लघु बीजाणु यानी एक माइक्रोस्पोरेंजियम। लघु बीजाणुधानियों में लघु बीजाणु का निर्माण अर्थात पराग कणों का निर्माण होता है। जैसे कि आपको दिख रही है ना बाइस्पोरेंजिएट, तो उसकी हर एक पाली के अंदर 2 कोष्ठक हैं, तो ऐसे आपको 4 कोष्ठक दिखाई देंगे। तो आपको ये लघु बीजाणुधानी का डायग्राम दिख रहा है। तो ये 4 कोष्ठक बन गए, इनमें हर एक कोष्ठक में क्या होती है, एक एक लघु बीजाणुधानी होती है। अब हम लघु बीजाणुधानी की संरचना पढ़ते हैं। ठीक है। माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर। लघु बीजाणुधानी की निम्नलिखित 4 परतों से मिलकर बनी होती है। नंबर 1, बाह्य त्वचा, जिसे अपने एपिडर्मिस बोलते हैं। सबसे बाहरी परत है जो चपटी होती है और एकल लेयर की बनी होती है, सिंगल लेयर की बनी होती है।
ठीक है। अंतस्थीशियम, इसे अपने एंडोथीशियम भी बोलते हैं। ये दूसरी एक परत ये होती है, ये भी एक परत है, ये भी एक परत है। ये पराग कोश के स्फुटन में क्या करती है, सहायता करती है। अब एंडोथीशियम कैसी होती है, हाइग्रोस्कोपिक होती है, आर्द्रताग्राही होती है। ये क्या करती है, वातावरण की जो नमी है उसे ग्रहण करती है, उससे क्या करती है, यहाँ पे इसमें कुछ जगह होती है जिसे अपने स्टोमियम कहते हैं, वहां से ये क्या करती है, एंडोथीशियम फट जाती है, जिससे परागकण बाहर आते हैं। ठीक है ना। तो पेपर में क्वेश्चन आ सकता है कि चारों परतों में से ऐसी कौन सी परत है जो पराग कोश के स्फुटन में सहायता करती है। तो आपको याद रखना है, ये अंतस्थीशियम यानी एंडोथीशियम ही हेल्प करती है। ठीक है। नंबर 3 पे आती है मध्य परत। यह परत 3 से 5 स्तरीय होती है और ये इसकी क्या होती है, मिडल लेयर होती है। ये कुछ समय बाद पराग कोश के परिपक्वन के समय नष्ट होनी स्टार्ट हो जाती है। टैपिटम, ये पिरामिड के आकार की होती है और एकल स्तरीय होती है, जो क्या करेगी, परागकणों को पोषण प्रदान करेगी। डायग्राम देख लो, पेपर में क्वेश्चन आ भी सकता है। सबसे बाहर बाह्य त्वचा एपिडर्मिस होती है, नंबर 2 पे एंडोथीशियम होती है, नंबर 3 पे मिडिल लेयर होती है, नंबर 4 पे क्या होती है, टैपिटम होती है। आपको ये दोनों डायग्राम अच्छे से आने भी चाहिए। आपको किताब में जितने भी डायग्राम दिए गए ना, मैं एक एक्स्ट्रा वीडियो में बताऊंगा कि ये डायग्राम आप अच्छे से पढ़ के जाना, अच्छे से तैयार करके जाना। ठीक है। टैपिटम के कार्य देखते हैं अब अपने। टैपिटम का कार्य होता है, यह विकसित हो रहे लघु बीजाणु यानी परागकण को पोषण प्रदान करते हैं। यह पराग किट यानी पोलन किट का भी निर्माण करते हैं। अच्छा क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमें क्या कहता है कि पोलन किट, पराग किट का निर्माण कौन करता है, तो ये भी कौन करता है, टैपिटम ही करती है अभी। टैपिटम एक स्पोरोपोलिन नामक प्रोटीन स्थापित करती है, जो परागकण को वर्षा, धूल, सर्दी, गर्मी आदि से सुरक्षित करती है। जब हम परागकण पढ़ेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर सी बनेगी, उस लेयर का निर्माण किससे होता है, स्पोरोपोलिन से होता है। और स्पोरोपोलिन को कौन बनाता है, वो हमारी टैपिटम बनाती है। और टैपिटम का एक काम होता है, ये कैलेज एंजाइम का स्त्रावण करके लघु बीजाणु के स्फुटन में क्या करता है, सहायता करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब टॉपिक का नाम क्या हमारा, लघु बीजाणु जनन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। लघु बीजाणु के परिपक्व होने पर बीजाणुजन उत्तक यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू समसूत्री विभाजन क्या हो रहा है, मैंने क्या कहा था, सिर्फ गैमेट्स जब भी बनेंगे ना, उनमें क्या होगा, मियोसिस होगा, बाकी सब जगह क्या होगा, माइटोसिस होगा। ठीक है। बीजाणुजन उत्तक यानी कि स्पोरोजिनस टिश्यू में क्या होगा, माइटोसिस होगा। उसके द्वारा संख्या में क्या होगी, वृद्धि होगी, जिससे प्राप्त प्रत्येक द्विगुणित कोशिका लघु बीजाणु मात्र कोशिका में क्या करती है, कहलाती है। ये बोल रहा है कि स्पोरोजिनस टिश्यू क्या होगा, स्पोरोजिनस टिश्यू। उसके बाद इसमें माइटोसिस द्वारा से क्या होती है, संख्या में वृद्धि होती है, जिससे प्राप्त प्रत्येक डिप्लॉइड सेल में क्या बनती है, हमारी लघु बीजाणु मात्र कोशिका बनती है, माइक्रोस्पोर मदर सेल बन जाती है। आगे लिखा है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका, लघु बीजाणु मात्र कोशिका अर्धसूत्री विभाजन करके 4 लघु बीजाणु का निर्माण करती है। फिर आगे लिखा है, चारों लघु बीजाणु आपस में जुड़े रहते हैं, लघु बीजाणु चतुष्क कहलाते हैं। ठीक है, आगे देखो, यही चतुष्क, यही टेट्राड जो होता है, परिपक्व होकर अलग अलग हो जाते हैं और 4 परागकणों का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। ठीक है, ठीक है। बाद में ये जो टेट्रा होता है ना, ये टेट्राड, ये बाद में मैच्योर होकर अलग अलग हो जाएंगे और 4 परागकणों का निर्माण कर देंगे। सिंपल सा प्रोसेस है ना, कोई खास इसमें प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, आगे देखो, पराग कोश का स्फुटन। अब देखो, ये एक पराग वाली थी, उसके अंदर 4 परागधानियां बन गई थी। अब इसमें जो मैंने आपको बताया था, अंतस्थीशियम यानी एंडोथीशियम पराग कोश के स्फुटन में क्या करती है, हेल्प कर देती है। ठीक है, और जहाँ पर परागधानी फटती है ना, उस पार्ट को हम क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। क्या बोलते हैं, स्टोमियम बोलते हैं। ठीक है, याद रखना इस चीज को। परागकोश में कुल 4 स्तर मिलते हैं, बाह्य स्तर, अंत स्तर, मध्य स्तर और टैपिटम, यानी कि एपिडर्मिस, एंडोथीशियम, मिडल लेयर एंड टैपिटम। परागकोश के परिपक्व होने पर मध्य स्तर व टैपिटम नष्ट हो जाते हैं। ये लाइन भी आपको याद रखनी है, आपसे पूछ सकते हैं ऑब्जेक्टिव में कि हमसे परागकोश के चारों परतों में से कौन सी परत बाद में नष्ट हो जाती है परिपक्व होते समय, तो टैपिटम और मिडल लेयर दोनों ही नष्ट हो जाती है पोषण देने के बाद। स्टोमियम वाले स्थान पर अंतस्तर कैसी होती है, पतली होती है या नहीं होती है। स्टोमियम स्थान पर उपस्थित अंतस्तर की कोशिकाएं जल हानि करके सिकुड़ जाती है, जिससे बाह्य स्तर पर तनाव बढ़ता है और परागकोश स्टोमियम के वाले स्थान से फट जाता है। मान लो कि एंडोथीशियम है, यानी कि दूसरी जो लेयर है हमारी, अंतस्थीशियम या एंडोथीशियम, वो कहीं न कहीं से पतली होती है। वो वातावरण की नमी को ग्रहण करेगी, जिससे जल की हानि होगी कुछ जगह पर, जिससे तनाव बढ़ेगा यानी स्ट्रेस बढ़ेगा। तब क्या करेगा, परागकोश स्टोमियम वाली जगह से क्या होगा, फट जाएगा, जिससे परागकण क्या हो जाएंगे, बाहर आ जाएंगे। ठीक है, अब जब नर युग्मकों का विकास होता है तो ये डायग्राम कुछ भी खास नहीं है। ठीक है ना।
अभी हमें ये नहीं देखना डायग्राम, ये डायग्राम बिल्कुल भी काम करें। ये परागकण की संरचना का डायग्राम आपके पेपर में भी आ सकता है। इस डायग्राम को बड़े ध्यान से देखो। जो सबसे बाहर की परत होती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्साइन बोलते हैं, बाह्य चोल बोलते हैं भाई, ठीक है। और जो अंतःचोल होती है उसे हमने क्या बोलते हैं? एंटाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एंटाइन बोलते हैं, ठीक है। और जो जनन छिद्र है इसे क्या बोलते हैं? हम जर्मपोर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मपोर। और ये जो है ना वृद्धि केंद्रक, इसे असल में हम क्या बोलते हैं? कायिक केंद्रक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कायिक केंद्रक या वेजिटेटिव न्यूक्लियस बोलते हैं, ठीक है। और ये इसकी कायिक कोशिका है, ये जनन कोशिका, इसके अंदर जनन केंद्रक बन जाता है। ये सभी डायग्राम की आपको लेबलिंग आनी चाहिए अच्छे से ना। परागकण, परागकण क्या होता है? नर युग्मकोद्भिद की प्रथम कोशिका। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, ये सिर्फ प्रथम कोशिका है, अब तक नर युग्मकोद्भिद बना नहीं है। जब परागकण के अंदर एक पराग नलिका बन जाएगी तब हम इसे क्या बोल सकते हैं? नर युग्मकोद्भिद बोल सकते हैं। उससे पहले हम इसे नर युग्मकोद्भिद नहीं बोल सकते, ठीक है। परागकण की क्या होती है? एक अगुणित कोशिका होती है, इसमें दो भित्तियां मिलती है। बाहरी भित्ति को हम बाह्य चोल और आंतरिक भित्ति को हम अंतःचोल यानी एंटाइन कहते हैं, ठीक है। अब बाह्य चोल यानी एक्साइन की बात करते हैं। बाह्य चोल एक अत्यधिक प्रतिरोधक वसीय पदार्थ स्पोरोपोलिन। अब आपको ये भी पता होना चाहिए स्पोरोपोलिन किसका बना होता है? तो ये एक वसीय पदार्थ का मिलकर, वसीय पदार्थ से मिलकर बना होता है, ठीक है ना। तो ये जो अपना बाह्य चोल होता है वो किससे मिलकर बना होता है? एक वसीय पदार्थ होता है जो हर चीज़ को रेसिस्टेंट रखता है, यानी कि धूल, मिट्टी, आंधी, बारिश, हर चीज़ से क्या करता है? इस परागकण की रक्षा करता है, ठीक है। आगे लिखा है कि वसीय पदार्थ स्पोरोपोलिन से मिलकर बना होता है। स्पोरोपोलिन पर किसी भी ताप, अम्ल, क्षार आदि का प्रभाव नहीं पड़ता है। यही कारण है कि परागकणों का जैविक अपघटन नहीं होता है। जैविक अपघटन का मतलब क्या होता है? बायोलॉजिकल डिकम्पोजिशन, यानी कि वो अपने आप कभी भी खत्म नहीं हो सकता, ठीक है। उसकी वजह क्या है? स्पोरोपोलिन, एक वसीय पदार्थ, ठीक है। अब आता है अंतःचोल, जिसे अपने एंटाइन बोलते हैं। अंतःचोल किसका बना होता है? पैक्टोसेल्यूलोज। पैक्टोसेल्यूलोज का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो पैक्टीन और सेल्यूलोज से मिलकर बना होता है। अंतःचोल जो होता है सही परागमणिका का निर्माण होता है। परागकणों का परागकोश से निकलने से पहले, परागकण है, परागकोश से निकलने से पहले इनके केंद्रक में विभाजन हो जाता है और दो केंद्रकों का निर्माण होता है, ठीक है ना। अब जो परागकण है वो परागकोश से निकल रहे हैं, उससे पहले जो उसके अंदर केंद्रक विभाजन होगा, क्या होगा? कैरियोकाइनेसिस होगा, यानी केंद्रक का डिवाइडेशन होगा, जिससे दो केंद्रक बन जाएंगे। एक का नाम होगा कायिक केंद्रक, एक का नाम होगा जनन केंद्रक, ठीक है ना। फिर कोशिका द्रव्य का विभाजन, जिससे दो कोशिकाएं बन जाएगी, एक वेजिटेटिव और एक जनरेटिव सेल, जिसे अपने रिप्रोडक्टिव सेल भी बोल सकते हैं। अब कायिक कोशिका और जनन कोशिका दो बन जाती है, ठीक है। बाह्य चोल में जगह जगह क्या मिलते हैं? हमें छिद्र मिलते हैं। क्या बोलते हैं? जर्मपोर मिलते हैं, जिसे जनन छिद्र कहते हैं, जिससे परागनलिका बाहर निकलने वाली होती है, ठीक है ना। ये बाह्य चोल में मिल रहा है, बाहरी परत में मिल रहा है, आंतरिक परत में नहीं मिल रहा है। यानी बाह्य चोल में तो क्या मिल रहा है हमें? जनन पोर मिल रहे हैं। इनकी भी संख्या अलग अलग वेरी करती है डाइकोट एंड मोनोकोट में, पर हमारे एनसीईआरटी में नहीं है तो हमें ज़्यादा माथापच्ची नहीं करनी, ठीक है। द्विकोशिकीय अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं, यानी कि दो सेल वाली स्टेज में, एक जनरेटिव सेल और एक वेजिटेटिव सेल, यानी कायिक कोशिका या जनन कोशिका। इस अवस्था में परागकण परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचते हैं। यानी जो द्विकोशिकीय अवस्था होती है परागकण की, उसमें परागकोश से मुक्त होते हैं और परागकण की क्रिया द्वारा मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंच जाते हैं। वर्तिकाग्र पर पहुंचकर परागकण का गुण होता है तथा परागकण के जनन छिद्र के माध्यम से अंतःचोल द्वारा परागनलिका का निर्माण होता है। आपको दो चीज याद रखनी है, जर्मपोर हमें कहाँ मिल रहे हैं? वो हमें बाहरी भित्ति पर मिल रहे हैं, बाह्य चोल पे मिल रहे हैं। जबकि परागनलिका जो बाहर आएगी ना, वो परागनलिका हमेशा अंतःचोल से बाहर आएगी, यानी अंतःचोल खुद ही बाहर आती है, ठीक है ना। अंतःचोल खुद ही बाहर आती है, किस रूप में? परागनलिका यानी पोलन ट्यूब के रूप में। यह परागनलिका बढ़ते हुए बीजांड में क्या करती है? प्रवेश करती है। जनन कोशिका परागनलिका के माध्यम से बीजांड में पहुंचता है। जनन कोशिका परागनलिका रास्ते में ही समसूत्री द्वारा विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण कर देती है। अब जब ये परागकण उठकर वर्तिकाग्र पर पहुंच रहा है तो उस समय जो अंदर की तरफ जनन कोशिका थी जो साइज में छोटी थी, कायिक कोशिका बड़ी बनती है, जनन कोशिका छोटी बनती है, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो जनन कोशिका परागनलिका के माध्यम से जब बीजांड में पहुंचती है तो जनन कोशिका परागनलिका के रास्ते में, यानी जब परागनलिका से नरयुग्मक आगे चलता हुआ बनता है, यानी वो न्यूक्लियस होता है, उस समय उसमें क्या होता है? माइटोसिस हो जाता है। तो उससे एक से दो केंद्रक, दो मेल गैमेट बन जाते हैं, ठीक है।
जयांग की बात करते हैं। इस तरह से हमने क्या बना लिया, 2 मेल गैमेट बना के छोड़ दिए। यानी ये हमारे क्या बन गया असल में, मेल गैमेट बन गए। और एक पराग कण जो पराग नलिका युक्त है उसे हम क्या बोलेंगे, मेल गैमेटोफाइट बोलेंगे। और पराग कण को हम नर मुखोद्भिद की प्रथम कोशिका बोलेंगे। ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं जयांग को, गाइनोशियम को। जयांग पुष्प का मादा भाग होता है जिसकी इकाई को हम स्त्री केसर या अंडक कहते हैं। प्रत्येक स्त्री केसर में 3 संरचना होती है, जिसे अपने वृत्तिकाग्र, वृत्तिका और अंडाशय कहते हैं। स्त्री केसर का शीर्ष भाग वृत्तिकाग्र तथा आधार भाग क्या कहलाता है, अंडाशय कहलाता है। वर्तिकाग्र और अंडाशय को जोड़ने वाली नली को हम क्या कहते हैं, वृत्तिका कहते हैं, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। आगे हम इस बीजांड को पढ़ते से अपने रिजु प्रतीप बीजांड बोलते हैं, है ना। प्रतीप ये उल्टा है असल में, ठीक है ना। इसके भी हमें लैबलिन ऐसे आना चाहिए। निभाग जिसे अपने चेलेजा कहते हैं, निभाग जिसे अपने क्या कहते हैं, चेलेजा कहते हैं। एक बीजांड काय होता है जिसे अपने न्यूसेलस कहते हैं। एक प्रतिमुखी कोशिका जिसे अपने एंटीपोडल सेल बोलते हैं। एक अंड कोशिका जिसे अपने एग सेल बोलते हैं। बीजांड वर्ग जिसे अपने फ्यूनिकल या फ्यूनिसेल बोलते हैं। बीजांड द्वार जिसे अपने माइक्रोपाइल बोलते हैं। सहायक कोशिका जिसे अपने एसेसरी सेल बोलते हैं या सिनर्जिड क्या बोलते हैं, सिनर्जिड बोलते हैं। द्वितीयक केंद्रक जिसे अपने क्या बोलते हैं, सेकेंडरी न्यूक्लियस बोलते हैं। भ्रूणकोश एम्ब्रियोसैक फीमेल गैमेटोफाइट, एक अध्यावरण इंटेग्यूमेंट बोलते हैं। ये सारे नाम हमें बहुत अच्छे से आने चाहिए। ये क्या है असल में, एक बीजांड की एक ओव्यूल की संरचना है, ठीक है। अब प्रत्येक बीजांड एक पतली संरचना द्वारा अंडाशय से जुड़ा होता है जिसे अपने क्या बोलते हैं, बीजांड वृंत या फ्यूनिकल बोलते हैं, ठीक है। आगे लिखा, बीजांड एक या दो आवरणों द्वारा घिरा होता है। बाहरी अध्यावरण आउटर इंटेग्यूमेंट, आंतरिक अध्यावरण को इनर इंटेग्यूमेंट कहते हैं। कोई खास बात नहीं है। आगे लिखा है कि अध्यावरण बीजांड के एक स्थान पर अपूर्ण होता है। आपने देखा नीचे वाले स्थान पे जिसे हमने बीजांड द्वार नाम दिया था, जहां पर इंटेगुमेंट नहीं था उसे बीजांड द्वार या क्या कहते हैं, माइक्रोपाइल कहते हैं। बीजांड का वह भाग जहां से अध्यावरण निकलता है उसे हम क्या बोलते हैं, निभाग चलाजा कहते हैं, ठीक है ना। जो हमेशा बीजांड द्वार के विपरीत दिशा में होता है। अगर एक साइड बीजांड द्वार है तो उसके विपरीत साइड में क्या होगा, निभाग या चले जाओगा, ठीक है। बीजांड के अंदर मृदुतक कोशिकाएं यानी पैरेन्काइमेटस सेल का एक समूह होता है, इसे अपने बीजांड काय या न्यूसेलस कहते हैं। जैसे टैपिटम था ना, वहां पे पराग कण को पोषण देने के लिए एक लेयर थी टैपिटम, वैसे ही अंदर भ्रूणकोश प्रेजेंट है जिसे अपने फीमेल गैमेटोफाइट कहेंगे। उसको पोषण देने के लिए कौन मौजूद है, हमारा बीजांड काय न्यूसेलस मौजूद है, ठीक है। बीजांड काय के मध्य में एक थैलीनुमा संरचना होती है, इसे अपने क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। याद रखना भाई, क्या बोलते हैं, एम्ब्रियोसैक। इसे अपने फीमेल गैमेटोफाइट भी बोलते हैं। भ्रूणकोश 3 कोशिकाएं निभाग की तरफ होती है जिसे अपने क्या बोलते हैं, एंटीपोडल सेल बोलते हैं। भ्रूणकोश के मध्य में भ्रूणकोश के मध्य में क्या होती है, 2 कोशिकाएं पाई जाती है। भ्रूणकोश के मध्य में क्या मिलती है हमें, 2 कोशिकाएं। असल में 2 कोशिकाएं नहीं मिलती, हमें 2 केंद्रक मिलते हैं। क्या मिलते हैं, 2 केंद्रक मिलते हैं, जिसे अपने द्वितीयक केंद्रक कहते हैं। जिसे अपने क्या बोलते हैं, द्वितीयक केंद्रक कहते हैं, ठीक है। 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती है। अगर हम इस डायग्राम को ऐसे देखें हल्का सा, तो ये जो ऊपर की तरफ 3 सेल मैंने बना रहा हूँ, ये तो 3 सेल कौन सी बन गई, प्रतिमुखी कोशिकाएं जो निभाग की तरफ है। और बीच में 2 केंद्रक बन जाएंगे, वो होंगे द्वितीय केंद्रक। और बीच में एक अंड कोशिका होगी, 2 साइड में सहायक कोशिका होगी, ठीक है ना। 3 कोशिकाएं प्राय बीजांड द्वार की तरफ होती है, जिसमें से मध्य में जो होगी उसे अपने अंड कोशिका या एक्सेल बोलते हैं। और अगल बगल की कोशिका को हम सहायक कोशिका या सिनर्जिड बोलते हैं। और अंड कोशिका और सहायक कोशिका को मिला के हम क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अंड समुच्चय, है ना, एग अपरेटस बोलते हैं, ठीक है। और ये हुआ कैसे, ये भी हम थोड़ा देख लेते हैं कैसे बना। असल में क्या था, पहले हमारे पास बीजांड था, उसके अंदर क्या था, बीजाणु जनक कोशिका थी, यानी कि मेगास्पोर मतलब सेल थी, यानी गुरु बीजाणु मात्र कोशिका थी। उसके अंदर से क्या बनेगी, हमारी प्रवसु कोशिका, आर्किस्पोरियल सेल होगी, ठीक है। उससे क्या बनेंगे, हमारे गुरु बीजाणु बनेंगे। 4 बनेंगे, उनमें से 3 नष्ट हो जाएंगे, एक केवल फंक्शनल बच जाएगा, ठीक है ना। उससे जाके आगे बना के हमारे क्या बनेगा, एक गुरु बीजाणु का निर्माण होगा। उसी गुरु बीजाणु का अब जब हम समसूत्री विभाजन करेंगे तो पहले 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4 सेल बनेगी, 4 से 8 सेल बन जाएगी। जब 8 सेल बन जाएगी, उनमें से तो क्या होगी, 3 सेल ऊपर की तरफ निभाग की तरफ और 3 सेल कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ। यानी कहाँ जाएगी, नीचे की तरफ मतलब बीजांड द्वार की तरफ। 2 सेल बीच में, 2 न्यूक्लियस बीच में रह जाएंगे, ठीक है। तो इस प्रकार से डिवाइडेशन होता है, जो आपको मैंने क्लास में बहुत अच्छे से डायग्राम के साथ बताया हुआ है ना। तो आप यहाँ से पढ़ लेना। थोड़ा डायग्राम इस पीडीएफ में मैंने अच्छे से ऐड नहीं कर पाया, तो आप डायग्राम बुक से या अपने शेखावटी मिशन से या फिर अपने नोट से अच्छे से देख लेना भाई, ठीक है ना। डायग्राम को मैं इतने अच्छे से यहाँ नहीं बता पाया, मैंने नोट्स पे ज़्यादा जोर दिया था, तो नोट्स देख लेना यहाँ से। थोड़ी स्पीड ज़्यादा होगी क्योंकि हमें कम टाइम में अच्छा रिस्पॉन्स देना है, तो ये सब करना पड़ेगा, है ना। कोशिश करूँगा कि डेली का एक वीडियो या डेली जैसा भी टाइम मिले वैसे उस हिसाब से हम कर पाए, ठीक है। आगे देखते हैं। बीजांड तथा
आगे लिखा है बीजांड तथा भ्रूणपोष की परिवर्धन की प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? गुरु व्याणुजनन बोलते हैं, मेगास्पोरोजेनेसिस कहते हैं। बीजांड काय में उपस्थित मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका आकार में बड़ी हो जाती है ना? बीजांड काय जो न्यूक्लियस है ना, इसकी हर एक सेल को हम क्या बोलेंगे? गुरु बीजाणु मात्र कोशिका, ठीक है। तो इसमें जो पैरेंकाइमेटस या मृदुतक कोशिकाओं में से एक अर्धस्तरीय कोशिका क्या हो जाती है? बड़ी हो जाएगी। इसका कोशिका द्रव्य गाढ़ा हो जाएगा और केंद्रक बड़ा हो जाता है। इसे अपने क्या बोलते हैं? प्रपशु कोशिका, आर्किस्पोरियल सेल कहते हैं। प्रपशु कोशिका में क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा, जिससे बाहर की तरफ एक प्राथमिक भित्तीय कोशिका का निर्माण होता है तथा भीतर की तरफ बीजाणुजनक कोशिका का निर्माण हो जाता है, ठीक है। अब इसके अंदर क्या होगा? केंद्रकों का क्या होगा? माइटोसिस होगा। पुनः इन केंद्रकों क्या होगा? समसूत्री विभाजन होगा। 2 से 4 केंद्रक बनेंगे और पुनः 4 केंद्रकों से समसूत्री विभाजन होकर 8 केंद्रक बन जाएंगे। इनमें से 4 केंद्रक निभाग की तरफ, 4 केंद्रक बीजांड द्वार की तरफ चले जाएंगे। एक केंद्रक निभाग की ओर से और एक केंद्रक बीजांड द्वार की ओर से कहाँ जाएंगे? मध्य में आ जाएंगे, यानी सेंटर में आ जाएंगे। पहले 4 ऊपर चले गए, 4 नीचे आ गए, उनमें से 3 ऊपर बच गए और एक कहाँ आ गया? सेंटर में आ गया। आपको अच्छे से पता है। अगर मैं डायग्राम बनाऊं, हमने क्या बनाए थे? 4 1 2 3 4 ऊपर बनाए, 1 2 3 4 नीचे बनाए। अब अगली स्थिति में क्या होने वाला है? 1 2 3 ऊपर बच गए, 1 2 3 ऊपर बच गए और 2 कहाँ आ गए? बीच में आ गए, है ना। ये तो प्रतिमुखी कोशिका होगी और ये 3 क्या होगी? अंड कोशिका और सहायक कोशिका होगी और बीच वाले द्वितीय केंद्रक बन गए। ये हमें अच्छे से पहले से पता है, ठीक है। आगे लिखा है कि 3 केंद्रक जो निभाग की ओर स्थित है वो कोशिका द्रव्य का विभाजन करके प्रतिमुखी कोशिका बन जाती है, यानी एंटीपोडल सेल बन जाती है। 3 केंद्रक जो बीजांड द्वार की ओर स्थित होते हैं उनका कोशिका द्रव्य का विभाजन करके मध्य की कोशिका अंड कोशिका या मादा युग्मक कहलाती है तथा अगल बगल की कोशिकाएं सहायक कोशिका या सिनर्जिड कहलाती है, जहां से प्राणलिका हमारी प्रवेश करेगी। कहां से? सहायक कोशिका से। सहायक कोशिका से क्या होती है? उसके अंदर फिलिफॉर्म अपरेटस होते हैं, वो उसको क्या देगी? जगह देगी। हमने क्या कर रखा है? थोड़ा सा अपने माइंड को थोड़ा सा रोक रखा है अभी, ताकि हम अपने लक्ष्य से भटके ना, क्योंकि हमारे पास बताने के लिए बहुत कुछ है बट हम बता नहीं सकते, क्योंकि आपको इस टाइम पर अगर हम एक्स्ट्रा बताएंगे तो आप उन सब चीज़ों में उलझ जाओगे। तो मेरी कोशिश इस पीडीएफ से पढ़ाने की सिर्फ इतनी सी है कि आप अपने मैटर में कहीं भी भटको ना, क्योंकि यह टाइम एक्स्ट्रा पढ़ने का बिल्कुल भी नहीं है। जितना मैटर हमारी किताब में है, जितना हम अच्छा सा कर सकते हैं और जितना एग्जाम में आ सकता है केवल उतना ही करना है हमें। फालतू का कुछ भी नहीं पढ़ना इस टाइम पे, ठीक है। आगे देखते हैं। आगे लिखा हुआ है कि ध्रुवीय केंद्रक संयुक्त होकर क्या बनता है? द्वितीय केंद्रक बन जाता है, यानी जो हमारा ध्रुवीय केंद्रक था ना, पोलर न्यूक्लियस, वो द्वितीय केंद्रक बना लेगा और परिपक्व भ्रूणकोश में क्या होगा? 7 कोशिकीय और 8 केंद्रक की अवस्था। यानी कहने की बात है, ये बोर्ड का एंड नीट का हर एक कॉम्पिटेटिव एग्जाम का एक क्या है? बेस्ट क्वेश्चन है कि भ्रूणकोश में क्या होता है, एक परिपक्व भ्रूणकोश में क्या होता है। तो उसके अंदर 7 तो कोशिका होती है, जिसमें से 3 एंटीपोडल यानी कि प्रतिमुखी कोशिका, और जो नीचे बीजांड द्वार की तरफ है 1 अंड कोशिका, 2 सहायक कोशिका, तो 6 होगी और बीच में एक बचगी केंद्रीय कोशिका। ये 7 तो कोशिका होगी और 8 केंद्रक, वही 3 ऊपर वाले केंद्रक, 3 नीचे वाले केंद्रक, 2 बीच में केंद्रक। इस प्रकार से 8 केंद्रक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से हमने पूरा लघु ज्ञान पढ़ लिया, पूरा ग्रुप ज्ञान पढ़ लिया। पेपर में क्वेश्चन आए बड़ा क्वेश्चन तो आपको अच्छे से इसे अटेम्प्ट करना है, ठीक है। टाइम बहुत तेज गति से जा रहे हैं, हमें 1 घंटे में एक चैप्टर करना है, तो 13 घंटों में हम पूरी एनसीईआरटी कोशिश करेंगे। कुछ छोटे चैप्टर को हम थोड़ा और तेज करें, ठीक है। अब आ गया है परागकण, इसे अपने पॉलिनेशन बोलते हैं। परागकण लिख दिया गलती से यहाँ पे, सॉरी। यहाँ पे क्या आना चाहिए था? परागण आना था। क्या आना था? परागण। क्या आना था? परागण। परागकण तो क्या होता है? हमारा मेल गैमिट होता है ना, तो थोड़ा सा प्रिंटिंग में मिस्टेक हो चुकी है। अब परागण होता क्या है, ठीक है ना। परागण क्या होता है? परागकणों का परिपक्व परागकोश से निकलकर, परागकण थे, परिपक्व परागकोश हमारा एंथर है, उससे निकलकर मादा पुष्प के वर्तिकाग्र तक पहुंचना ही क्या कहलाता है? हमारा परागगण कहलाता है। परागगण पॉलिनेशन कहलाता है। परागण के 2 प्रकार होते हैं, एक स्वपरागण जिसे अपने सेल्फ पॉलिनेशन बोलते हैं, एक परपरागण जिसे अपने क्रॉस पॉलिनेशन बोलते हैं, ठीक है। इसे अपने ऑटोगेमी बोलते हैं, है ना, याद रखना भाई। स्वपरागण, सेल्फ पॉलिनेशन पढ़ते हैं पहले। अब लिखा है इसमें कि बीजाणुजन कोशिका जो होती है, बीजाणुजन कोशिका बिना विभाजन किए गुरु बीजाणु मात्र कोशिका की तरह कार्य करने लगती है। सॉरी, इस पेज में कुछ ना कुछ गड़बड़ हुई है, एक सेकंड में चेक कर लेता हूँ। इस पेज में थोड़ी सी क्या हुई है? हमारी गड़बड़ हुई है। भ्रूणकोश या मादा युग्मकोद्भिद का विकास, ये थोड़ा टॉपिक हमने बीच में मिस कर दिया था, उसे हमें बाद में, क्योंकि पेज थोड़ा सा स्प्लिट हो चुका है ना, ऊपर नीचे हो चुका है,
तो एक बार के लिए हम क्या करते हैं, पहले परागण पढ़ लेते हैं, परागण पढ़ लेते हैं, ठीक है ना। पहले हम परागण पढ़ लेते हैं। देखो परागण में हमने जब यहाँ पे लास्ट लाइन पढ़ी थी, स्वपरागण को हम रीड करते हैं, ठीक है ना। स्वपरागण क्या होता है, देखो यहाँ से पढ़ते हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा सा पेज में कुछ दिक्कत आ चुकी है। यहाँ क्या लिखा है, जब किसी पुष्प के परागकोश से परागकण निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र, है ना, या उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचता है तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वपरागण। जैसे मान लो एक प्लांट है, उस प्लांट पे बहुत सारे क्या लगे हुए हैं, फ्लावर्स लगे हुए हैं, ठीक है। तो इसी फ्लावर से परागकण निकला और इसी पुष्प के वर्तिकाग्र पे जाकर गिर गया तो भी स्वपरागण है। अगर किसी दूसरे पुष्प से क्या निकला, परागकण निकला और उसी पादप के दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पे गिर गया तो भी स्वपरागण है। स्वपरागण दो टाइप से हो रहा है, अगर एक पुष्प है जिससे परागकण निकला है, उसी पुष्प की वर्तिकाग्र पे जाकर गिर गया तो भी स्वपरागण है, पर और उसी प्लांट के किसी दूसरे पुष्प जाके गिर गया तो भी स्वपरागण होता है, ठीक है। ये आपको अच्छे से पता है। स्वपरागण के दो प्रकार है। अब हम दोनों जो अभी मैंने बताया ना आपको, दोनों परागणों में क्या डिफरेंस है वो पढ़ेंगे। स्वपरागण दो प्रकार के होते हैं, एक स्वयुग्मन, एक होता है सजाति पुष्पी परागण। क्या बोलते हैं इसे, सजाति पुष्पी परागण, सजाति पुष्पी परागण, ठीक है। स्वयुग्मन परागण, जब परागकण किसी पुष्प से निकलकर उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं तो इस क्रिया को हम क्या कहते हैं, स्वयुग्मन कहते हैं। नहीं, हाँ, स्वयुग्मन परागण कहते हैं। जैसे कि टमाटर में आपको एग्जाम्पल भी आने चाहिए, ठीक है ना, मटर और टमाटर में। परंतु जब क्या होता है, एक पुष्प से जब किसी पुष्प के परागकण उसी पौधे के किसी अन्य पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचता है तो उसे सजातीय पुष्पी परागण जिटेनोगेमी कहते हैं। जैसे कि मक्का में होता है। कैसा होता है, मक्का में। एग्जाम्पल अपने को आना चाहिए। मटर टमाटर में तो कैसा है, स्वयुग्मन है, और सजातीय पुष्पीकरण परागण किसमें है, मक्का के अंदर है, ठीक है। अब आपसे पूछ ले सजातीय पुष्पी परागण कैसा है, अनुवांशिक दृष्टि से तो कैसा है, ये वही प्लांट है तो बिल्कुल स्वपरागण ही है ना, जिटेनोगेमी तो। परंतु वैसे कैसा लग रहा है, ये क्रॉस पोलिनेशन भी लग सकता है किसी किसी को, पर है नहीं, है ये स्वपरागण, ठीक है। स्वपरागण के लाभ, स्वपरागण की क्रिया निश्चित होती है। स्वपरागण से उत्पन्न बीज शुद्ध वंशकण वाले होते हैं, क्योंकि स्वपरागण में केवल एक ही पेरेंट्स ने, यानी कि एक ही प्लांट यूज हुआ है ना, स्पीसीज तो वही रहने वाली वैसे भी, ठीक है ना। स्वपरागण की प्रक्रिया फिक्स होती है और इसमें जो बीज शुद्ध वंशकण वाले होते हैं, प्योर लाइन्स वाले होते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं भाई, इससे हानियां क्या होती है। अगर कुछ लाभ होंगे कुछ हानियां भी दोगे ना। स्वपरागण से जो उत्पन्न पौधे में विभिन्नताएं नहीं आ पाती। आपको ही पता है, अगर किसी दूसरे प्लांट पे जाकर गिरता उसी जाति के तो विभिन्नताएं बढ़ जाती, पर इसमें विभिन्नताएं नहीं आएगी। स्वपरागण से उत्पन्न पौधों में रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या मिलती है, हमें कम मिलती है, ठीक है ना। ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, क्योंकि जिसमें विभिन्नताएं नहीं होगी उसमें सीधी सी बात है, रोग प्रतिरोधक क्षमता क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। अब आप पर परागण, क्रॉस पॉलिनेशन, ठीक है ना, एलोगेमी बोल सकते हैं इसे हम। इस क्रिया में एक पुष्प के परागण उसी जाति के अन्य पौधों के पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचते हैं। इस क्रिया को हम क्या बोलते हैं, पर परागण बोलते हैं। एक अलग प्लांट, एक अलग प्लांट, इस पौधे, दोनों पौधे आम के हैं भाई, दोनों पौधे सेम जाति के होने जरूरी है। तो इस पुष्प से वर्तिकाग्र से इस पुष्प के परागकोश से निकला और इस पुष्प के वर्तिकाग्र जाके गिर गया, यानी दोनों प्लांट्स अलग अलग हो चुके हैं इस बार, है ना। तो ये याद रखना। पर परागण की जो विधियां होती है, मेथड्स होते हैं, वो हम देख लेते हैं थोड़े से, है ना। पराग कणों को वर्तिकाग्र पर पहुंचने के लिए साधन या माध्यम की आवश्यकता होती है, क्योंकि अब किसी, अगर उसी पे गिरना हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पर किसी और पे जाके गिरना हो तो क्या करेगा, उसे कुछ बीच में कृत्रिम विधियां चाहिएगी ना। यह कर्मक मुख्यतः 5 प्रकार के हो सकते हैं। एक तो जल द्वारा परागण, किसके द्वारा, जल द्वारा परागकण, इसे अपने क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइड्रोफिली, ठीक है। यह जब परागण की क्रिया जल के माध्यम से होती है, जैसे कि वेलिसिनेरिया में। वायु द्वारा परागण से अपने क्या बोलते हैं, एनिमोफिली। क्या बोलते हैं, एनीमो, एयर से आना, एनिमो, हाइड्रो से वाटर। जब परागण की क्रिया वायु के माध्यम से होती है उसे वायु परागण कहते हैं, जैसे कि मक्का और गेहूं में, ठीक है। कीट, इंसेक्टोफिली, जब परागण की क्रिया कीट द्वारा होती है उसे अपने कीट परागण बोलते हैं, जैसे कि मधुमक्खी और तितली में, इंसेक्ट में, सब में ऐसा ही होता है। पक्षी द्वारा, जब परागण की क्रिया पक्षी द्वारा होती है इसे अपने क्या बोलते हैं, ऑर्निथोफिली बोलते हैं। क्या बोलता है, ऑर्निथोफिली, जैसे कि बिग्नोनिया में होता है ऐसा। चमगादड़, ये नाम थोड़ा सा अलग है चमगादड़ का, चिरेटोफिली। क्या बोलते हैं हम, चिरेटोफिली। मैं आपको ऐसे हिंदी लिखता हूँ, चिरेटोफिली। आपको इंग्लिश पढ़ने में फिर दिक्कत आती है। चिरेटोफिली आपको अच्छे से, मैंने क्लास में, नोट्स में, टेस्ट में बार बार ये क्वेश्चन दिए है ना, आ सकता है।
जब परागण की क्रिया चमगादड़ द्वारा होती है उसे हम चमगादड़ द्वारा परागण कहते हैं, जैसे कि पर परागण, है ना। पर परागण के लाभ देखो। पर परागण द्वारा उत्पन्न बीज बड़े, स्वस्थ व अच्छी नस्ल वाले होते हैं। पर परागण से बनने वाले फल बड़े व स्वादिष्ट भी होते हैं वे। पर परागण की हानियां देखो। अधिक पराग कणों का क्या होता है, इसमें व्यर्थ होता है, क्योंकि हवा में उड़ के जाएंगे, कुछ तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे, कुछ पानी से जाएंगे, यानी जिस भी माध्यम से जाएंगे तो आधे तो वैसे ही नष्ट हो जाएंगे। इसमें सदैव साधन की आवश्यकता होती है, यानी बिना किसी मीडियम के वो उस जगह पे नहीं पहुंच पाएंगे जहां तक उनको पहुंचना है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं अगला टॉपिक हमारा, कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मैंने आपको नोट्स में थोड़ा सा एक्स्ट्रा लिखाया है, तो इस टाइम पे अपने आपको थोड़ा सा किताब को साथ में लेकर बैठना, देखना किताब में क्या चीज़ दे रखी है, हमें क्या चीज़ पढ़नी है। जब भी पढ़ने बैठे हो अपने पास किताब को जरूर रखो, क्योंकि हम कई बार क्लास में पढ़ाते पढ़ाते अपने कॉन्सेप्ट से थोड़ा ओवर वाइड हो जाते हैं, ताकि हम कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा पढ़ा देते हैं, है ना। क्लास में पढ़ा देते हैं। तो आप क्या करना, जब भी पढ़ो ना, अपनी बुक को पास रखो, एनसीईआरटी बुक जो आपके पास है वही आपको सफलता दिलवाएगी बिल्कुल, क्योंकि उसको पढ़ना थोड़ा आसान नहीं है, इसलिए टीचर भी चाहिए और हमें नोट्स भी चाहिए। ठीक है। तो आपको एनी टाइम अपने पास बुक होनी चाहिए। जो पास बुक से पढ़ रहा है तो पास बुक से पढ़ो, जिसके पास एनसीईआरटी है वो एनसीईआरटी से पढ़ो, जिसके पास शेखावटी मिशन 100 है वो भी पढ़ो, यानी आपके पास जो भी मैटर है उसके लिए किताब सबसे बेस्ट है। पर किताब को पढ़ना पहली बार में बहुत मुश्किल होता है। लोग कहते हैं कि हमारे पास किताब है तो हम सब कुछ कर लेंगे, बहुत मुश्किल है एनसीईआरटी की किताब को पढ़ना, वो भी हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए, है ना। आगे टॉपिक का नाम क्या, कृत्रिम संकरण, आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। मनुष्य द्वारा दो अलग अलग पौधों के लक्षणों को लेकर सर्वश्रेष्ठ लक्षणों वाले पौधे को बनाया जाता है। यानी हमने क्या लिए, दो अलग अलग पौधे लिए, दोनों ही बेस्ट है अपने आप में, उन दोनों से और एक नया बेस्ट पौधा बना दिया। दोनों के जो कैरेक्टर थे बेस्ट बेस्ट, उसमें हमने एक पौधे में डाल दी। उसे बोलते हैं कृत्रिम संकरण यानी आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन। कृत्रिम संकरण में दो आवश्यक प्रक्रम होते हैं, एक विपुंसन होता है और एक क्या होता है, थैलीकरण होता है, बैगिंग होता है। विपुंसन से अपने ई मस्कुलेशन बोलते हैं, जो अपने मेंडल वाले चैप्टर में फिर पढ़ेंगे। द्विलिंगी पुष्प में कलिका अवस्था में चिमटे की सहायता से उस पुष्प के पराग कोष को निकाल देना विपुंसन कहलाता है। विपुंसन की क्रिया केवल द्विलिंगी पुष्पों में अपनाई जाती है, यानी कि एक ऐसा प्लांट जिसके अंदर पुमंग भी है और जयांग भी है। ठीक है। उस पुष्प में हम क्या करेंगे, पराग कोष को निकाल देंगे, यानी पुमंग को हटा देंगे। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसुरी, वो वाली बात है। ना होगा परागकण, ना होगा निषेचन, है ना। कहने वाली बात वही है। ठीक है। आगे लिखा थैलीकरण, इसे अपने क्या बोलते हैं, बैगिंग बोलते हैं। इस प्रक्रिया में क्या करते हैं, बंधेकृत पुष्प के वर्तिकाग्र को, है ना, स्टाइल फ्लावर के वर्तिकाग्र को छिद्रित थैली से ढक देते हैं। इससे अन्य पुष्प के परागकण इस पर नहीं पहुंच पाते हैं। पुष्प के परिपक्व होने पर थैली को हम क्या करते हैं, हटा देंगे। ठीक है ना। इसे हम क्या कहते हैं, थैलीकरण कहते हैं, बैगिंग कहते हैं। अब अगला टॉपिक हमारा निषेचन, फर्टिलाइजेशन। नर युग्मक व मादा युग्मक के संयोजन की क्रिया को हम क्या कहते हैं, निषेचन कहते हैं। हम बार बार पढ़ेंगे, एक नर युग्मक मेल गैमेट और एक फीमेल गैमेट, दोनों से मिलकर क्या बनता है, हमारा 2n वाला युग्मनज बनता है। ठीक है। इसे हम निषेचन कहते हैं, फर्टिलाइजेशन कहते हैं। पुष्पी पौधों में एक ऐसा होता है, आंतरिक होता है। मनुष्य में भी तो आंतरिक होता है ना, मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट बॉडी के अंदर मिलते हैं, तो इनके अंदर भी क्या होता है, पुष्प के अंदर ये प्रक्रिया होती है, इसीलिए आंतरिक होता है, इंटरनल होता है। ठीक है, आपको पता होना चाहिए। आगे क्या लिखा है, पराग कणों का अंकुरण व पराग नलिका का निर्माण। ठीक है। पराग कणों का अंकुरण हम पढ़े और पराग नलिका का निर्माण पढ़ेंगे। ठीक है। अब पराग कण उड़ के कहाँ पहुंच गए, पुष्प की जयांग वाले पार्ट पर वर्तिकाग्र पहुंच गए, यहाँ पहुंच गए। ये पराग कण यहाँ पर आपको दिख भी रहे होंगे, बिल्कुल दिख रहे होंगे, ये रहे पराग कण, ये इसकी वर्तिकाग्र वाला पार्ट है, यहाँ पहुंच गए। अब इस पुष्प से क्या निकलेगी, आपको मैंने अच्छे से बताया था कि पराग नलिका जो निकलेगी, पोलन ट्यूब जो निकलेगी, वो कहाँ से निकलेगी, अंतःपरत एंटाइन वाला पार्ट निकलेगी। पर कहाँ से निकलेगी, बाह्य चोल के अंदर, जो बाह्य चोल थी एग्जाइन, उसके अंदर जो जनन छिद्र थे वहां से बाहर आएगी अपनी। मान लो कि ये एक पराग कण है, ये ऊपर कैसी हमारी बाह्य चोल है। अब जब वो बाहर आएगी ना, कौन सी, पोलन ट्यूब, पराग नलिका जो बाहर आएगी, वो यहाँ से बाहर आएगी, यहाँ जहाँ जनन छिद्र है ना, ये पराग नलिका ऐसे बाहर आ जाएगी। कहाँ से बाहर आ जाएगी, ये पराग नलिका ऐसे बाहर आ जाएगी। ठीक है। इसके अंदर दो बेल गैमेट हमने कैसे बने थे वो भी आपको मैंने बताया था। ठीक है ना। आगे देखते हैं, दिख रहा है आपको परागनली का डायग्राम में अच्छे से, ये भ्रूणकोश दिख रहा है, एम्ब्रियोसेक, अंडाशय, बीजांड, वृत्तिका, वर्तिकाग्र, ये सब हमने पहले से पढ़ा हुआ है। जब परागकण संगत पुष्प के वर्तिकाग्र पहुंचती है तब इनका अंकुरण होता है और परागनिका का निर्माण होता है। ये पोलन ट्यूब आगे बढ़ते हुए बीजांड में प्रवेश करती है। परागनिका के रास्ते में जनन कोशिका विभाजित होकर दो नर युग्मक का निर्माण कर देती है।
है ना। जो जो अंदर जनरेटिव सेल थी, जनन कोशिका थी, वो क्या बन जाएगी, दो मेल गैमेट में, यानी उसके अंदर एक न्यूक्लियस होगा, वो समसूत्री विभाजन करके दो मेल गैमेट बना देगी। बीजांड में एक थैलेनुमा संरचना पाई जाती है, इसे अपने क्या बोलते हैं, भ्रूणकोश कहते हैं, एम्ब्रियो सैक कहते हैं। भ्रूणकोश में ही अंड कोशिका या मादा युग्मक पाया जाता है। ठीक है। पराग नलिका का भ्रूणकोश में प्रवेश, अच्छा क्वेश्चन है, 1 नंबर का क्वेश्चन आ सकता है, याद रखना, 1.5 नंबर का भी आ सकता है। पोलन ट्यूब मुख्यतः 3 स्थानों से प्रवेश करेगी। एक तो निभाग से करेगी, जिसे अपने चलेजोगेमी बोलेंगे, ठीक है ना। ऐसे हिंदी वाला नाम तो आएगा नहीं, इंग्लिश वाला नाम आएगा, जिसे अपने चलेजोगेमी बोलेंगे। जब अध्यावरण इंटेगुमेंट आउटर एंड इनर इंटेगुमेंट से प्रवेश करेगी तो उसे अपने क्या बोलेंगे, मीजोगेमी बोलेंगे। और जब बीजांड द्वार से प्रवेश करेगी तो उसे हम पोरोगेमी बोलेंगे। तो 3 टाइप से कर सकती है, बीजांड द्वार से पोरोगेमी, अध्यावरण से मीजोगेमी, एंड ऊपर निभाग से प्रवेश करेगी तो चलेजोगेमी। ठीक है, ये आपको तीनों कॉन्सेप्ट अच्छे से आने चाहिए। एग्जाम्पल आप देख लेना, हमारे पास थोड़ा टाइम कम है। अगला टॉपिक हमारा है दोहरा निषेचन। क्या बोला मैंने, दोहरा निषेचन, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है ना, टॉपिक का नाम क्या है हमारा, डबल फर्टिलाइजेशन। अब ये पढ़ते हैं टॉपिक, हम अगला टॉपिक। नर जनन कोशिका यानी कि मेल जनरेटिव सेल में पराग नलिका के अंदर ही समसूत्री विभाजन होता है, जिसमें 2 नर युग्मक का निर्माण हो जाता है। इनमें से एक नर युग्मक मादा युग्मक से यानी अंड कोशिका से क्रिया करके युग्मनज का निर्माण करता है, जो विकसित होकर भ्रूण बन जाता है, तथा दूसरा नर युग्मक 2 ध्रुवीय केंद्रकों से क्रिया कर लेता है, जिसे क्या बोलते हैं हम, प्राथमिक भ्रूणपोष केंद्रक, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस कहते हैं। यदि बाद में भ्रूणपोष बन जाता है, यही बाद में पीईएन है ना, पीईएन, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, यही बाद में क्या बन जाएगा, हमारा भ्रूणपोष बन जाता है। क्या बन जाता है, एंडोस्पर्म बन जाता है। इस संपूर्ण क्रिया को ही क्या कहते हैं, हम दोहरा निषेचन कह देते हैं। अब आपको पता है ना ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है, मुझसे ज़्यादा आपको पता है ये टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। इसे बोलते हैं अपने डबल फर्टिलाइजेशन बोलते हैं। क्यों बोला भाई, क्योंकि इसमें 2 बार क्या हुआ है, फर्टिलाइजेशन हुआ है। हमारे पास 2 मेल गैमेट थे, एक मेल गैमेट कहाँ जाएगा, एक मेल गैमेट जाएगा जो सा हर पुष्प में होता है, हर सजीव प्राणी में होता है, यानी एक मेल गैमेट एक फीमेल गैमेट, इससे युग्मनज बन गया, इसे अपने सिनगैमी बोलते हैं, सयुग्मन बोलते हैं। पर जो दूसरा मेल गैमेट है ना, वो जो बीच में केंद्रीय कोशिका थी, जिसके अंदर 2 केंद्रक थे, जिसे अपने सेकेंडरी न्यूक्लियस कहा था, जिसे अपने ध्रुवीय केंद्र कहा था, वहां जाके फ्यूज हो जाएगा। ठीक है ना। इस प्रक्रिया को बोलेंगे त्रिकसलियन। त्रिकसलियन क्यों कहा, क्योंकि इसमें 3 केंद्रकों का क्या हुआ है, फ्यूजन हुआ है। कौन कौन से 3 केंद्रक, एक मेल गैमेट वाला और 2 ध्रुवीय केंद्रक, पोलर न्यूक्लियाई, तृतीय केंद्रक वाले। तो यहाँ पे 3 केंद्रक मिले ना, इसलिए से क्या बोलते हैं, त्रिकसलियन बोलते हैं, ट्रिपल फ्यूजन बोलते हैं। और 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ है, इसलिए हम इसे क्या बोलेंगे, डबल फर्टिलाइजेशन बोल देंगे। ठीक है, एक बार तो निषेचन हो गया, एक बार त्रिकसलियन हो गया, इसलिए इसे क्या बोला, द्विनिषेचन बोल दिया। ठीक है। अब निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं, निषेचन हमने करवा दिया, अब हम पढ़ेंगे निषेचन के बाद होने वाली घटनाएं पढ़ेंगे। निषेचन के पश्चात निम्नलिखित घटनाएं हो सकती है। एक तो भ्रूणपोष का निर्माण होगा, एक भ्रूणवयस्क का विकास होगा, एक बीज व फल का निर्माण होगा। भ्रूणपोष, जिस थैले जैसी संरचना में भ्रूण बनता है उसे भ्रूणकोश कहते हैं। ठीक है ना। तथा भ्रूण को पोषण प्रदान करने वाली त्रिगुणित, क्योंकि 2 तो केंद्रक थे एन एन प्लस एक मेल गैमेट आके मिलेगा, तो 3 क्या बन गया था, 3n बन गया था, त्रिगुणित। इसे हम क्या कहते हैं, भ्रूणपोष कहते हैं। 3 टाइप का होता है, कोशिकीय, सेलुलर, केंद्रकीय एंड हेलोबियल। तीनों टाइप पढ़ने हैं, इसके एग्जाम्पल भी आप शेखावटी या मेरे नोट से पढ़ लेना। भ्रूणवयस्क का विकास, एक डाइकोट में भ्रूण का विकास होगा और एक क्या होगा, मोनोकोट के अंदर भ्रूण का विकास होगा। पहले हम डाइकोट में पढ़ लेते हैं, टाइम कम है, थोड़ा स्पीड से और पढ़ते हैं। देखो पहले एक युग्मनज होता है, उसमें अनुप्रस्थ विभाजन होगा, तो 2 मेल गैमेट, 2 अलग अलग कोशिकाएं बन जाएगी, एक अग्रस्थ कोशिका, एक अधारी कोशिका। ठीक है। टर्मिनल सेल एंड एक बेसल सेल बन जाएगी। फिर उनमें और विभाजन होगा, ऊपर वाले में तो ऊर्ध्व विभाजन होगा यानी वर्टिकल वाला, और नीचे वाले में अनुप्रस्थ यानी हॉरिजॉन्टल होगा। तो ऊपर देखो कैसी 2 कोशिकाएं बनी है और नीचे देखो 2 कोशिकाएं कैसे बनी है, आपको दिख रहा है कैसा विभाजन हो रहा है। ठीक है। फिर ऐसे करते करते ऊपर की तरफ तो 8 सेल बन जाएगी, नीचे की तरफ भी 8 कोशिकाएं बन जाएगी। तो नीचे की तरफ जो बना है उसे तो हम क्या बोलेंगे, निलंबक यानी सस्पेंशर बोलेंगे। ठीक है। और जो ऊपर की तरफ बनेगी उसे क्या बोलेंगे, अपने इसमें एपिपेसल एंड हाइपोपेसल 2 तरह की सेल बन जाएगी, ऊपर वाली और नीचे वाली। ठीक है। हाइपोपेसल से असल में क्या होने वाला, हमारा मूलांकुर या मूल का निर्माण होगा, और जो एपिपेसल होगा उससे क्या बनेगा, हमारा बीज पत्र और प्रांकुर बनेगा। उसी प्रांकुर से तना, पत्ती जिसका निर्माण होता है। आपको पता ना एक बीज के 2 भाग होते हैं,
एक बीज से क्या बनता है, बीज के ऊपर वाला पार्ट जिसे अपने प्रांकुर बोलते हैं, उस प्रांकुर से क्या बनता है हमारा जिसे अपने प्ल्यूम्यूल बोलते हैं, इससे क्या बनता है, स्टेम बनता है। और जो नीचे वाला पार्ट है इसे अपने रेडिकल बोलते हैं, मूलांकुर, उससे अपनी मूल बन जाती है। वही इस डायग्राम में दिखाया गया है ना। इस शुष्कांग को हम क्या कहते हैं, होस्टोरिया बोलते हैं। युग्मनज में अनुप्रस्थ विभाजन क्या था हमारा, जो हमने मेल गैमेट एंड फीमेल गैमेट, एक नर युग्मक और एक अंड कोशिका को जो मिलाया था, एक युग्मनज बन गया था। उसी युग्मनज में क्या होता है, सबसे पहले अनुप्रस्थ विभाजन होता है। उसके फलस्वरूप दो कोशिका का निर्माण होता है। एक कोशिका निभाग की तरफ से होती है जिसे अग्रस्त कोशिका कहते हैं। दूसरी कोशिका को जो बीजांड द्वार की तरफ होती है उसे हम क्या बोलते हैं, आधारी कोशिका, बेसल सेल बोल देते हैं। अग्रस्त कोशिका में उदग्र विभाजन तथा आधारी कोशिका में अनुप्रस्थ विभाजन होता है, वर्टिकल एंड हॉरिजॉन्टल। अब अग्रस्त कोशिका में 2 अनुप्रस्थ विभाजन और आधारी कोशिका में 6 से 10 क्या होते हैं, अनुप्रस्थ विभाजन होते हैं। यानी नीचे तरफ ज़्यादा विभाजन होंगे, ऊपर तरफ तो कम हो जाएंगे। आधारी कोशिका जो होती है वो 6 से 10 अनुप्रस्थ विभाजन के पश्चात संपूर्ण कोशिका को निलंबक कहते हैं। क्या कहते हैं, निलंबक या सस्पेंसर कहते हैं। निलंबक की निचली जो कोशिका से हम क्या कहते हैं, चूषक, या ऊपरी कोशिका को स्फीतिका कहते हैं। क्या कहते हैं, स्फीतिका, होस्टोरिया कहते हैं। स्फीतिका को क्या कहते हैं, होस्टोरिया। आगे लिखा है, सॉरी, इस स्फीतक को इंग्लिश में कुछ और कहते हैं, चुष्कांक को ऑस्ट्रेलिया कहते हैं ना, पर स्फीतक को चेक कर लेंगे क्या कहते हैं इंग्लिश में। और ये जो अग्रस्त कोशिका है, उस अग्रस्त कोशिका में 2 अनुपस्थित विभाजन के पश्चात प्राप्त कोशिकाओं में से स्फीतिका के पास उपस्थित कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, हाइपोपेसल। जो नीचे की तरफ होगी ना उसे तो हम हाइपोपेसल बोलेंगे, और जो ऊपर की तरफ होगी अग्रस्त कोशिका की ऊपरी कोशिकाओं को हम क्या बोलेंगे, एपीबेसल बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एपीनेतल नहीं, एपीबेसल बोलेंगे, ठीक है ना। हाइपोपेसल कोशिका से मूलांकुर का निर्माण होता है और मूलांकुर से मूल या जड़ का निर्माण होता है। एपिपेसल से अपने बीज पत्र, कोल्यूप्टाइल व प्रांकुर, प्ल्यूम्यूल का निर्माण होता है। प्रांकुर से फिर तना बन जाता है और पत्ती बन जाती है। इसी प्रकार द्विबीजपत्री यानी डाइकोट में भ्रूण का विकास होता है और नया पौधा बन जाता है। द्विबीजपत्री की तरह एक बीजपत्री पादपों में भी भ्रूण का विकास होता है, परंतु एक बीजपत्री पादपों में केवल एक बीजपत्री का ही निर्माण होता है। वहाँ 2 बीजपत्र बनते हैं, यहाँ पे एक बीजपत्र बनता है। इतना सा डिफरेंस होता है, ठीक है। इसलिए हम मोनोकोट वाले को अच्छा अलग से नहीं पढ़ रहे हैं, ठीक है। आगे लिखा है बीज व फल का निर्माण। क्या लिखा है, बीज व फल का निर्माण। बीज का निर्माण यानी द्विनिषेचन क्रिया के फलस्वरूप बीजांड में अनेक परिवर्तन होते हैं, जिसके फलस्वरूप बीजांड से बीज का निर्माण होता है। बीजांड के दोनों आवरण बीजावरण का निर्माण करते हैं, ठीक है ना। बीज पत्र या भ्रूणपोष में भोजन संचित होता है ना। जो अपना बीज पत्र है ना उसके अंदर क्या होगा, भ्रूणपोष, एंडोस्पर्म, उसमें थोड़ा भोजन बच जाता है, जहाँ स्टोर हो जाता है। इसमें पानी की मात्रा धीरे धीरे कम होती जाती है और भ्रूण सुप्तावस्था में चला जाता है, यानी कि डॉर्मेंसी में चला जाता है। इसी प्रकार बीजावरण से घिरी संस्था को हम क्या कहते हैं, बीज यानी सीड कह देते हैं, ठीक है। अब फल का निर्माण पढ़ लेते हैं भाई, फल कैसे बना था। फल असल में क्या होता है, एक परिपक्व अंडाशय, एक ओवेरी होती है, मैच्योर ओवेरी होती है। जिस समय बीज का निर्माण होता है उसी समय अंडाशय फूलकर रसीला बड़ा फल का निर्माण होता है। अंडाशय की भित्ति से फल भित्ति का निर्माण होता है। जब फल के निर्माण में केवल अंडाशय भाग लेता है तो इस प्रकार के फल को हम क्या कहते हैं, सत्य फल। जैसे अपने आम, जैसे कि जो बाहर ओवेरी वाला पार्ट है वो ओवेरी वाला पार्ट क्या बना देगा, हमारी फल भित्ति का निर्माण कर देगा, ठीक है ना। ये यहाँ पे लिखा हुआ है। निषेचन के बाद क्या क्या हो जाता है, देखो बाह्य दल पुंज तो क्या हो जाते हैं, अलग हो जाते हैं, तथा कुछ पौधे के फलों में लगे भी रह जाते हैं। आप देखते भी हो कई बार टमाटर घर पे लेके आते हो, उसमें हरे कलर की लीफ होती है। अब बहुत सारे जैसे बैंगन देखा है, मिर्ची देखा है, इसमें आपको जो डंडीस दिख रही है नीचे की तरफ है ना, और ग्रीन वाला पार्ट जो उसे अपने बैंगन का ताज कहते हैं, वो सब बाह्य दल पुंज होता है। दल पुंज सूख कर निकल जाते हैं। पुमंग पुमंग या गुमंग लिखते हैं गलती से, पुमंग भी सूख कर नष्ट हो जाते हैं। जयांग जैसे अपने गाइनोशियम, स्त्री के स्तर के वर्तिकागर सूख जाते हैं और अंडाशय फल व बीजांड में बीज का निर्माण हो जाता है, ठीक है ना। जो आपने पढ़ा था ना ये वाला पार्ट ऐसे, तो ये जो पार्ट है इसमें जो वर्तिकागर है और वर्तिका तो सूख जाते हैं, और जो अंडाशय है, ये जो अंडाशय वाला पार्ट था ना वो क्या करेगा, फल बन जाएगा, और बीजांड क्या बन जाएगा, बीज बन जाएंगे। आप देखते हो कोई भी फ्रूट खाते हो, कोई भी सब्जी घर पे लाते हो, उसके अंदर ये सब फ्रूट ही तो है, उसके अंदर बीज जरूर होता है ना, वो बीज बीजांड होता है। अगला है अनिषेक जनन या फलन। अनिषेक जनन या फलन, ठीक है। अब अनिषेक जनन वर्ड है, इसे अपने क्या बोलेंगे इंग्लिश में, पार्थेनोजेनेसिस। आप इस वर्ड को अच्छे से देख लो भाई, मैंने लेफ्ट में क्या लिखा है, जेनेसिस लिखा है। पार्थिनो मतलब अनिषेक है, जेनेसिस मतलब जनन है, ठीक है ना।
वह क्रिया जिसमें बिना निषेचन के ही फल का विकास हो जाता है, या अनिषेक जनन या अनिषेक फलन कहते हैं। मेरी बात को गौर से सुनना। ऐसी प्रक्रिया जिसमें बिना निषेचन के भ्रूण का निर्माण होता है, भ्रूण यानी एम्ब्रियो का निर्माण होता है, एम्ब्रियो का, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनिषेक जनन बोलेंगे। परंतु बिना निषेचन के ही फल का निर्माण होना कहलाता है अनिषेक फलन। दोनों वर्ड में डिफरेंस है, मैंने यहाँ पे इसको मिक्स करके लिख दिया है, अनिषेक जनन और अनिषेक फलन। एक होता है पार्थिनोजेनेसिस, एक होता है पार्थिनोकार्पी। एक वर्ड मैंने क्या लिखा? पार्थिनोकार्पी। इसमें मैंने लास्ट में क्या लगा दिया? कार्पी वर्ड लगा दिया, कार्पी। तो ये क्या बन गया? हमारा अनिषेक फलन बन गया। ठीक है ना? जब बिना निषेचन के फल बन जाए तो क्या बोलते हैं हम उसे? अनिषेक फलन बोलते हैं, पार्थिनोकार्पी बोलते हैं। पर बिना निषेचन के क्या बन जाए? हमारा भ्रूण बन जाए, तब इसे क्या बोलते हैं? पार्थिनोजेनेसिस बोलते हैं। ठीक है? इस प्रकार से बने फल में बीज नहीं होते, जैसे कि अंगूर, केला आदि। असंजनन, इसे बोलते हैं एपोमिक्सिस। जब बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो जाता है, उसे क्या बोलते हैं? हम असंजनन बोल देते हैं। इसमें न तो अंश विभाजन होगा, न ही भ्रूण का निर्माण होगा, जैसे कि आलू और गन्ना। अब अनिषेक जनन और असंजनन में सिर्फ इतना सा डिफरेंस है, उसमें भ्रूण बनता है, किसमें? अनिषेक जनन में, पर बिना निषेचन क्या बनता है? यहाँ पे क्या है? बिना निषेचन के ही बीज का निर्माण हो रहा है, और इसे हम क्या बोलते हैं? असंजनन बोलते हैं। इसमें ना तो मेयोसिस हो रहा है यानी अंश विभाजन हो रहा है, और न ही इसमें क्या हो रहा है? भ्रूण का निर्माण हो रहा है। ठीक है? जैसे कि आलू और गन्ना। अब लास्ट टॉपिक बचा हमारा बहुभ्रूणता, इसे अपने क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉली एम्ब्रियोनी। ठीक है? जाइगोट कई विभाजनों के द्वारा एक से अधिक भ्रूण का निर्माण करता है। इसके फलस्वरूप अनेक बीजों का निर्माण होता है, जिसे अपने क्या बोलते हैं? बहुभ्रूणता। जैसे कि संतरा और नींबू में, है ना? हमने ल्यूवेनो का नाम पढ़ा था। अपना एक सबसे बेस्ट नाम आता है प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। किसका नाम आता है? प्रोफेसर प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी। इन्होंने ही क्या किया था? संतरे वगैरह पे प्रयोग किए थे, और एम्ब्रियोलॉजी में बहुत बड़ी खोज, बहुभ्रूणता की खोज की थी। इसीलिए फादर ऑफ इंडियन प्लांट एम्ब्रियोलॉजी हम किसे कहते हैं? प्रोफेसर पंचानन महेश्वरी को कहते हैं, है ना? आपने शिप्रा गुहा माहेश्वरी का नाम सुना होगा, बट हमारे लिए वो नाम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हमें 12th बोर्ड के एग्जाम के लिए कंसंट्रेट करना है। हमने लगभग 1 घंटे में एक बड़ा लेसन कंप्लीट किया है। तकरीबन 1 घंटा होने वाला है, पूरा 60 मिनट में हमने एक चैप्टर कवर किया है। ये चैप्टर हमने पहले भी कर लिया है, थोड़ी स्पीड मैंने एंड में बढ़ाई है। हमने इस चैप्टर में उन सभी कॉन्सेप्ट को क्लियर किया है जो एग्जाम में आएंगे, और हमने उन्हें अच्छे से किया है। आप इस चैप्टर में आने वाले एग्जाम्पल्स को अच्छे से करना, कुछ कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करना, है ना? जैसे कि बहुभ्रूणता क्या है, असंजनन क्या है, और अनिश्चित फलन क्या है, अनिश्चित जनन क्या है, इन सभी कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से करना। मैंने आज चैप्टर फर्स्ट करवाया है, आपको फर्स्ट चैप्टर अच्छे से याद करना है, और उस फर्स्ट चैप्टर के अंदर आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है, वो मैं आपको अच्छे से बता दूंगा, है ना? कोशिश करूंगा कि डेली एक दो चैप्टर अपलोड कर दूं, ताकि आपके एग्जाम से पहले जो 6 दिन की छुट्टी है, उसमें आप 13 के 13 चैप्टर अच्छे से रिवाइज कर लो। आज हमने 1 घंटे में एक चैप्टर अच्छे से किया है। ठीक है? कोशिश करूंगा कि नेक्स्ट चैप्टर भी 1 घंटे में हो जाए, और जो थर्ड चैप्टर है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, वो छोटा सा है, वो आराम से हो सकता है। ठीक है ना? ओके, ऑल द बेस्ट। फर्स्ट चैप्टर हो चुका है। ये चैप्टर सभी जो बोर्ड्स के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जो नीट्स के बच्चे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है, और अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जैसे EMRS वगैरह जो भी एग्जाम चल रहे हैं, उन सभी एग्जाम के लिए भी ये मैटर उतना ही इंपॉर्टेंट है ना? ये जो हैंड रिटन नोट्स हैं बहुत अच्छे हैं, आप उनको रीड करना। कोशिश किया कि NCERT के हर एक कॉन्सेप्ट को यूज किया जाए कम मैटर में, है ना? लिखने को कितना भी लिखा जाए, बुक्स में बहुत कुछ लिखा है, पर लैंग्वेज थोड़ी हार्ड होती है, हम उसे पढ़ नहीं पाते हैं। ठीक है? आपका काम है बोर्ड की कॉपी में अच्छे से लिखना। कुछ बच्चों को लिखना तक भी नहीं आता, बोर्ड की कॉपी में लिखते कैसे हैं? अच्छे से खंड अ ब स द जो भी आते हैं, ABCD जो भी आते हैं, उन खंड को एकदम से एक साथ करना, अच्छे से करना। जो क्वेश्चन नहीं आते उसकी जगह छोड़ देना, जब याद आए तब कर लेना। ठीक है ना? हमारे 1 घंटे में हमने एक चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, और कोशिश करूँगा कि नेक्स्ट चैप्टर जल्दी से जल्दी अपलोड कर दें, है ना? ओके, बाय, ऑल द बेस्ट।